नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, ये हमारा तीसरा पार्ट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऑल एसएससी वगैरह किसी भी परीक्षा की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सामान्य अध्ययन का वन लाइनर का क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है ये। और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी लुक इट पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अबेल प्राइज गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, आशा योजना किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं से संबंधित है आशा योजना। तीसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो के काल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो इसका उत्तर होगा भागवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर होगा पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इसका उत्तर होगा रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने शासन 1236 से 1240 तक किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में। लोदी वंश ने 1451 से 526 तक 75 वर्षों तक शासन किया था दिल्ली पर। 1451 से 1526 यानी 75 वर्षों तक शासन किया था। लोदी वंश का पतन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश को समाप्त किया एवं मुगल वंश की स्थापना की। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना कब से हुई है? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया और यह 1526 का युद्ध था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है अलाई दरवाज़ा? कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 तक रहा था। कब तक रहा था? 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद की उपाधि दी थी। तोता-ए हिंद किसे की उपाधि है? अमीर खुसरो की, और वह किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था चालू की थी? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था चालू की थी? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था चालू की थी। एकता व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों के वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। वेतन नहीं दिया जाता, उन्हें भूमि का कुछ भाग दे दिया जाता था जिस पर वो खेती करते थे। यह एकता व्यवस्था के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, हरिहर बुक्का ने किस वंश की शुरुआत की? तो इसका उत्तर होगा हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की शुरुआत की और संगम वंश का शासन 1336 से 1446 तक रहा था। संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है।
अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। किसके द्वारा लागू की गई? शेरशाह सूरी के द्वारा रैयत व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर होगा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और यह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं? तो इसका उत्तर होगा वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। और अगला पॉइंट है, भारत संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय के बारे में पूरी प्रक्रिया के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में बताया गया है। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा चेनानी नासरी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसे पत्नीटॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। इसका कार्य 2011 में प्रारंभ हुआ था और उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया था। 2011 में चालू किया गया कार्य और 2 अप्रैल 2017 को यह उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, भारत के सूर्य मिशन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा आदित्य एल फर्स्ट भारत के सूर्य मिशन का नाम है। किस नाम से है भारत का सूर्य मिशन? आदित्य एल फर्स्ट। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सूर्य मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए किया गया है। सूर्य मिशन की स्थापना किसके लिए की गई है? सूर्य के अध्ययन के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य में सर्वाधिक टंगस्टन पाया जाता है। टंगस्टन किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? राजस्थान राज्य में। डेगाना नागौर में स्थित डेगाना की खान भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। और अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन चीन देश में होता है। कहाँ पर होता है? चीन देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा जादूगौड़ा झारखंड में भारत में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार स्थित हैं। जादूगौड़ा जो कि झारखंड में स्थित खाने हैं जहाँ पर यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार स्थित हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत में पाए जाने वाले यूरेनियम का 80% भाग जादूगौड़ा में पाया जाता है जो कि झारखंड में स्थित है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप कहा जाता है यूरेनियम को। अगला प्रश्न है, संचित भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र जो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। दामोदर नदी घाटी कोयला के क्षेत्र संचित भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसे भारत का रूहर भी कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र को भारत का क्या कहा जाता है? रूहर। रूहर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है जहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अयस्क को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आयरन पाइराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट्स को। आयरन पाइराइट्स लोहा और गंधक का यौगिक है जो दिखने में सोने जैसा लगता है। आयरन पाइराइट्स लोहा और गंधक का यौगिक है जो दिखने में कैसा लगता है? सोने जैसा लगता है।
इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत के में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई राजस्व प्राप्त करने के लिए। यह प्रथा 1792 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1792 में। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका उत्तर होगा अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1575 में बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सन 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया, जिसका निर्माण कार्य 1602 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मदुरई, जो कि तमिलनाडु में स्थित शहर है। भारत में स्थित है, पूर्व का एथेंस कहा जाता है। एथेंस शहर यूनान यानी ग्रीस में स्थित है। एथेंस शहर कहाँ पर स्थित है? यूनान में यानी ग्रीस में स्थित है, और मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत में अब तक। पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। तीसरे थे चौधरी देवीलाल। चौथे उप प्रधानमंत्री थे यशवंत चौहान। पांचवें उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। छठवें थे जगजीवन राम, और सातवें लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है द्वीप समूह। भारत के जितने भी द्वीप हैं वो पांचवें के अंतर्गत आते हैं द्वीप समूह में, और छठा है तटीय मैदानी प्रदेश। इस प्रकार भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कब की थी? 1931 में की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा लैमार्क और ट्रिवेनास ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लैमार्क और ट्रिवेनास ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्रण है? तो इसका उत्तर होगा मंगलयान का चित्रण है। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्रण है? मंगलयान का। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्रण है। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्रण किया गया है, और 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्रण किया गया है। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्रण है? एलोरा की गुफाओं का चित्रण 20 रुपये के नोट पर है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का कोणार्क मंदिर का चित्रण है 10 रुपये के नोट पर। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, किसे हॉर्नबिल फेस्टिवल को किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर माह के पहले सप्ताह में। अगला प्रश्न है, मधुबनी
भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? तो इसका उत्तर होगा यह बिहार राज्य के प्रसिद्ध लोक कला है मधुबनी। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी बंगाल में जूट का अधिकतम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर होगा भारत का पहला स्थान है दूध उत्पादन में। 1998 से भारत अब तक पहले स्थान पर है दूध उत्पादन के मामले में। सन 1998 से भारत अब तक पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड कार्य। वर्गीज कुरियन ने दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा है। दुग्ध उत्पादन को वर्गीज कुरियन ने क्या कहा है? श्वेत क्रांति कहा है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा केरल में साइलेंट वैली स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। काली मिट्टी में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। काली मिट्टी का काला रंग टाइटेनिफेरम मैग्नेटाइट के कारण होता है। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? पहली है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है शीत ऋतु, तीसरी है वर्षा ऋतु और चौथी है शरद ऋतु। इस प्रकार भारत को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मावठ की वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी होती है? तो इसका उत्तर होगा गेहूं के लिए मावठ की वर्षा लाभकारी होती है। उत्तर भारत तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी है, जिसे मावठ की वर्षा कहते हैं। मावठ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। सॉरी, ये गलत प्रिंटिंग हुआ है। मावठ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिन तक लागू रहता है? तो इसका उत्तर होगा 6 माह तक राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है। अध्यादेश जारी करने के बाद 6 माह के बाद वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य का होता है। अगला प्रश्न, समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक है, यह विचार किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा अरस्तू के द्वारा दिया गया विचार है समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक है। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह कौन है? तो इसका उत्तर होगा होमी जे भाभा भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह हैं। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा है गीत के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अरुण यह मधुमेह देश हमारा है गीत के लेखक हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान स्थित है। अगला है, अरब और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा होमरज जल डमरू मध्य के द्वारा अरब और फारस की खाड़ी को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का सामान्य अध्ययन का वन लाइनर पार्ट। सभी से निवेदन किया जाता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस पर अच्छे ढंग से कार्य कर सकूं।